हेलो बच्चों। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो जैसा कि आपको पता है, यूपीएससी द्वारा आयोजित सीडीएस 1 2025 का एग्जाम 13 अप्रैल को होना तय है। ठीक है बच्चों, आज से लगभग लगभग 60-65 दिन बच रहे हैं। तो हमारे पास क्या है कि कई बच्चों के मैसेजेस आते हैं कि कम समय में क्या हम इसकी तैयारी कर सकते हैं, और अगर कर सकते हैं तो हमें क्या प्लान बनाना चाहिए कि हम एक बार में सीडीएस क्लियर कर सके। जी हाँ बच्चों, कई बच्चे क्या होते हैं कि 1 महीने का वक्त होता है वो घबरा जाते हैं। कई बच्चों के पास 2 से 3 महीने का वक्त होता है लेकिन वो सही से तैयारी नहीं कर पाते हैं। उन्हें पता ही नहीं होता कि हम अपनी तैयारी कैसे करें। तो बच्चों, आज का ये सेशन आपके लिए एक ऐसा प्लान बता रहे हैं इस सेशन में कि आप आने वाले 60 दिनों में अपने सीडीएस 1 2025 का एग्जाम बेहतरीन तरीके से क्लियर कर सकते हैं। लेकिन ये उन्हीं बच्चों के लिए है जो पहले से तैयारी कर रहे हैं। जी हाँ बच्चों, अगर आपने 0% तैयारी कर रखी है तो फिर ये सेशन आपके लिए बिल्कुल नहीं है। समझे बच्चों? क्योंकि आपको कुछ ना कुछ तो तैयारी पहले से करनी ही पड़ेगी। हमारा काम क्या है? हमारा काम है सिर्फ रास्ता दिखाना, मेहनत करना और उस रास्ते पर चलना आपका काम है। अगर आपने 1% भी तैयारी नहीं की है तो फिर मैं तो क्या, कोई भी आपको सिलेक्शन नहीं दिलवा सकता है। आप निराश मत हो। अगर आपने तैयारी कर रखी है लेकिन आपको सही दिशा नहीं पता है, तो स्टडी विथ गुरुजी आज आपके लिए लेकर आए हैं यह बेहतरीन सा सेशन, जिसमें एक छोटा सा स्मार्ट प्लान बताया जाएगा जो कि आपको 100% सिलेक्शन में मदद करेंगे। जी हाँ बच्चों, लेकिन इसके लिए आपको क्या है, मेहनत जी तोड़ करनी पड़ेगी। तो आपको क्या क्या मेहनत करनी है, कैसे करनी है और किन चीजों को अवॉइड करना है, वो सारी चीजें आपको इस सेशन में मिल जाएंगे। ठीक है बच्चों, चलिए तो देर न करते हुए हम ये सेशन शुरू करते हैं। तो जैसा कि आपको पता है, अगर स्टडी विथ गुरुजी में आप नए हैं तो हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें और इस सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि और भी जो बच्चे सीडीएस की तैयारी कर रहे हैं उन्हें ये मास्टर प्लान के बारे में पता चले। ठीक है बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का प्लान। सीडीएस यानी कि कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज। चलिए सीडीएस के बारे में संक्षिप्त जानकारी ले लेते हैं। तो सीडीएस यानी कि कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज परीक्षा पास करने के बाद जो उम्मीदवार होते हैं वो भारतीय सशस्त्र बलों में अधिकारी बनते हैं। जी हाँ बच्चों, यह परीक्षा भारतीय सेना, वायुसेना और नौसेना में कमीशन अधिकारी के पद के लिए आयोजित की जाती है। ठीक है बच्चों, सीडीएस परीक्षा पास करने के बाद उम्मीदवारों को भारतीय सैन्य अकादमी यानी कि आईएमए, भारतीय नौसेना अधिकारी यानी कि आईएनए और भारतीय वायुसेना अकादमी यानी कि एएफए में दाखिला लेना होता है। ठीक है बच्चों, चलिए अब आगे देखते हैं सीडीएस के बारे में कुछ और भी जानकारी। तो सीडीएस परीक्षा से जुड़ी कुछ खास बातों का हम लोग देखते हैं क्या है। तो यह परीक्षा संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी, जो कि भारत की बहुत बड़ी प्लेटफॉर्म है जो ये एग्जाम कंडक्ट कराती है, उनके द्वारा आयोजित होती है। ठीक है, यह परीक्षा साल में 2 बार, जी हाँ बच्चों, ये परीक्षा साल में 2 बार आयोजित की जाती है। जनरली एग्जाम जो होते हैं वो साल में एक ही बार होते हैं, लेकिन ये सीडीएस का जो एग्जाम है वो साल में 2 बार होता है। और अभी जो आने वाले 2025 का पहला एग्जाम है वो है 13 अप्रैल को। ठीक है बच्चों, तो किसी कारणवश भगवान न करे ऐसा हो, लेकिन अगर कोई उम्मीदवार लिखित परीक्षा को उत्तीर्ण नहीं कर पाता है या कुछ मार्क्स कम रह जाते हैं तो उन्हें मायूस होने की जरूरत नहीं है। आपके पास नेक्स्ट ईयर में सेकेंड चांस भी होंगे। जी हाँ बच्चों, सेकेंड चांस भी होगा आपके पास लिखित परीक्षा देने का। ठीक है बच्चों, लेकिन कोशिश यही रखना है कि हम फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर कर ले ये एग्जाम को। ठीक है बच्चों, चलिए
अब इस परीक्षा में शामिल होने के लिए उम्मीदवारों को कम से कम ग्रेजुएशन होना जरूरी है। ग्रेजुएशन आप किसी भी सेक्शन से हो सकते हैं, चाहे वो आर्ट्स हो, साइंस हो या कॉमर्स हो। ठीक है बच्चों, कई सारे एग्जाम होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ आर्ट्स के लिए होते हैं, कुछ होते हैं साइंस के लिए और कुछ होते हैं कॉमर्स के लिए। लेकिन ये एक ऐसा एग्जाम है जो कि ग्रेजुएशन में आप कोई भी प्लेटफॉर्म पे हो, या तो आप आर्ट्स से ग्रेजुएशन किए हो या साइंस से है या कॉमर्स से, आप तीनों में से किसी से भी ग्रेजुएशन हो या फिर आपने बीटेक कर रखा हो, एमटेक कर रखा हो, आप इस परीक्षा से जुड़ सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए अब इस परीक्षा में कितने पेपर होते हैं? तो इस परीक्षा में जनरली 3 पेपर होते हैं। ठीक है, तो ये होता है मैथ्स, जनरल नॉलेज और इंग्लिश। ठीक है बच्चों, इस परीक्षा में सफल होने वाले उम्मीदवारों को ट्रेनिंग सेंटर भेजा जाता है और ट्रेनिंग के दौरान उम्मीदवारों को कैडेट कहा जाता है। ठीक है, ट्रेनिंग पूरा होने के बाद उम्मीदवारों को लेफ्टिनेंट रैंक दी जाती है। चलिए, ये हो गई आपको सीडीएस से जुड़ी छोटी सी जानकारी। अब तो बच्चों, आपने अभी सीडीएस की छोटी सी जानकारी ली, तो अब आप बताएं कि क्या आप तैयार हैं हमारे भारतीय वायुसेना या भारतीय जल सेना या फिर भारतीय थल सेना से जुड़ने के लिए? क्योंकि ये एक ऐसी जॉब है जो कि सिर्फ जॉब ही नहीं, अपने देश की सेवा करने का मौका मिलता है। जी हाँ बच्चों, ये काफी गौरवपूर्ण और शौर्यपूर्ण सेवा का अवसर देने वाला एग्जाम है सीडीएस। ठीक है बच्चों, चलिए, अगर आप इसमें जुड़ने को तैयार है तो हम आपको एक ऐसा प्लान बताते हैं जिसको फॉलो करके आप 100% इसकी परीक्षा को क्लियर कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए अब आगे देखते हैं। अब सवाल उठता है कि क्या आने वाले 60 दिनों में इसका सिलेबस कवर कर सकते हैं? जी हाँ बच्चों, लगभग लगभग 60 दिन बचे हुए हैं। तो 60 दिनों में क्या हम ये सिलेबस कवर कर सकते हैं जो कि जीके, इंग्लिश और मैथ से रिलेटेड है? तो बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपने अगर पहले से तैयारी कर रखी हो तो उसके बाद आपको क्या करना है वो उन 60 दिनों में, वो हम अभी आपको आगे बता रहे हैं। ठीक है बच्चों, चलिए देखते हैं आगे। लेकिन अब आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा गूढ़ मंत्र जान लीजिए कि मनसा चिंतितम कार्यम वत्सा न प्रकाशयेत, मंत्रेण रक्षेत गूढ़म कार्यम चापि नियोजयेत। ये आपको चाणक्य नीति का काफी महत्वपूर्ण श्लोक है। जी हाँ, आचार्य चाणक्य जो काफी विश्व प्रसिद्ध आचार्य और शिक्षक रह चुके हैं, उनका यह मंत्र रहा है। इसका अर्थ यह होता है कि मन में जो सोचा हुआ कार्य है वो किसी के सामने प्रकट न करे। ठीक है बच्चों, बल्कि मनन पूर्वक उसकी सुरक्षा करते हुए अपने लक्ष्य तक पहुंचाएं। किसे? अपने सोचे हुए कार्य को। ठीक है, कौन सा कार्य? जो अभी हमने बताया 60 डेज प्लान। ठीक है, 60 डेज के अंदर आप क्या काम करने वाले हैं और क्या नहीं करने वाले हैं, वो सिर्फ आप अपने मन के अंदर ही रखें, किसी से साझा करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ताकि आपका फोकस सिर्फ और सिर्फ सीडीएस एग्जाम क्रैक पे हो। सीडीएस एग्जाम क्रैक करेंगे, बाकी अदर कुछ भी आप ध्यान नहीं देंगे। ठीक है बच्चों, चलिए अब आगे देखते हैं हमारा प्लान क्या है। बिल्कुल ध्यान से और बिना स्किप किए हुए इस पूरे वीडियो को देखना, आपके लिए एक एक पॉइंट महत्वपूर्ण होगा। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके सिलेबस के लिए। इसके सिलेबस में मुख्यतः 3 सब्जेक्ट का एग्जाम होता है, जो कि है एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, इंग्लिश लैंग्वेज और थर्ड है जनरल नॉलेज यानी कि जीके। जी हाँ बच्चों, 3 पेपर इसमें कंडक्ट कराए जाते हैं। ठीक है, अब आगे थोड़ा सा इस सिलेबस के बारे में जान लें कि कैंडिडेट मस्ट नोट दैट एलिमेंट्री मैथमेटिक्स इज ओनली फॉर कैंडिडेट्स हु हैव अप्लाइड फॉर आईएमए, आईएनए और एएफए। यानी कि जिसने आईएमए, आईएनए और एएफए के लिए अप्लाई किया है वो एलिमेंट्री मैथमेटिक्स का एग्जाम देंगे। ठीक है बच्चों, ये जो मैथ्स का एग्जाम है ये कुछ स्टूडेंट्स के लिए नहीं है,
तो किन स्टूडेंट्स के लिए? उन स्टूडेंट्स के लिए जो ओटीए की तैयारी कर रहे हैं, जो ओटीए का एग्जाम देने वाले हैं, उनके लिए ये सिर्फ 2 सब्जेक्ट का एग्जाम देना है। जी हाँ, इंग्लिश लैंग्वेज और जनरल नॉलेज। आपने देखा होगा कि कई सारे एग्जाम में महिला सीट होती है, बट सीडीएस में क्या होता है कि जो महिला सीट होती है, जो लड़कियां एग्जाम दे रही हैं, उनके लिए ओटीए एग्जाम होता है। ठीक है, वो डायरेक्ट आईएमए, आईएनए और एएफए में ज्वाइन नहीं कर सकती, वो ओटीए के लिए एग्जाम दे सकती हैं, और उनके लिए एलिमेंट्री मैथमेटिक्स इंपॉर्टेंट नहीं है, उन्हें एलिमेंट्री मैथमेटिक्स का एग्जाम नहीं देना है। ठीक है बच्चों, और ये उन बच्चों के लिए भी फायदेमंद है जिनका मैथमेटिक्स बिल्कुल ही वीक है, यानी कि 0% है। ठीक है, तो वैसे बच्चों को भी घबराने की जरूरत नहीं है जिनका मैथमेटिक्स काफी मजबूत नहीं है, उन्हें लगता है कि वो मैथमेटिक्स क्रैक नहीं कर सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप ओटीए की तैयारी कीजिए। ओटीए में आपको इंग्लिश लैंग्वेज और जीके की तैयारी करनी होगी। ठीक है बच्चों, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले बच्चों, आपको एक प्लान बनाना है, तो आपको एक प्रभावी योजना बनाना है, यानी कि एक मास्टर प्लान बनाना है, जिसके अंदर आपको यह तय करना है कि हमें क्या छोड़ना है और क्या नहीं। होता क्या है कि जनरली जो आपका सिलेबस होता है वो 2 तरह के होते हैं, या तो इजी होता है या आपका हार्ड होता है। ठीक है, या तो आपका हार्ड होगा या इजी होगा, तो ये 2 तरह के डिसीजन होते हैं। तो आपको करना क्या है कि सबसे पहले जो आपका इजी सब्जेक्ट है, सपोज कीजिए कि आपका जीके, मैथ्स, ठीक है, और इंग्लिश, ये 3 सब्जेक्ट है। तो किसी बच्चों का मैथ्स हार्ड होता है, किसी का जीके, तो किसी का इंग्लिश। ठीक है, सभी बच्चों की कैपेसिटी अलग अलग होती है। तो आप डिसाइड करो कि आपको इन तीनों में हार्ड क्या है। ठीक है, अगर मान के चलो आपका मैथ हार्ड है, तो आपको सबसे ज्यादा मैथ्स पे ध्यान देना है। ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि जीके हमने छोड़ दिया या इंग्लिश छोड़ना है, इनमें भी ध्यान देना है। ठीक है, लेकिन प्रायोरिटी किसकी होगी ज्यादा? मैथ्स की। मैथ्स को हम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट में रखेंगे। अगर उसके बाद आपको लगता है कि इंग्लिश हार्ड है, तो हम इंग्लिश में भी ज्यादा ध्यान रखेंगे, और उसके बाद जीके का। ठीक है बच्चों, इसमें हम किस तरीके से आगे करने हैं प्लान, वो हम आपको आगे समझाते हैं। इसके लिए क्या है कि एनसीईआरटी की जो बुक्स हैं, आप उनका हेल्प ले सकते हैं। जी हाँ बच्चों, जीके की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, जीके के अंदर क्या है कि आपको पॉलिटी है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और साइंस। ठीक है, इसके अलावा आता है करंट अफेयर। तो करंट अफेयर की बात हम बाद में करेंगे, पहले फिलहाल इनकी बात कर लें, यानी कि आपकी पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और साइंस। साइंस में भी फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो। ठीक है, तो इन सब की तैयारी के लिए एनसीईआरटी बुक बेस्ट है। जी हाँ बच्चों, आप एनसीईआरटी बुक्स की हेल्प ले सकते हैं जीके की तैयारी करने के लिए। साथ ही साथ अब बात करते हैं करंट अफेयर की। तो करंट अफेयर का तो हेल्प आपको एनसीईआरटी से मिलेगा ही, साथ ही जो आपके पास आसपास जो भी न्यूज़पेपर है, ठीक है, न्यूज़पेपर आप रेगुलरली स्टडी करें। न्यूज़पेपर में आपको करंट अफेयर काफी स्ट्रांगली पता चलेगा कि अभी करंट में क्या चल रहा है, नेशनल और इंटरनेशनल। साथ ही और भी अदर जो न्यूज है, जैसे कि स्पोर्ट्स हो गए, इंटरटेनमेंट हो गए, पॉलिटिक्स हो गए, जितने भी तरह के हैं, उनमें से कुछ ना कुछ क्वेश्चंस आपको इस जीके सेक्शन में मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है बच्चों, तो एनसीईआरटी बुक्स को अवॉइड बिल्कुल भी ना करें, इन बुक्स की हेल्प आप जरूर से जरूर लें। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। अब आता है महत्वपूर्ण विषयों का अध्ययन करें। अभी बात हो रही थी कि जो आपका सबसे मेन इंपॉर्टेंट है, यानी कि जो आपका हार्ड सब्जेक्ट है, जैसे कि आपका मैथ्स। ठीक है, अगर आपका मैथ है हार्ड, तो आप मैथ का अध्ययन करें, उसके बाद आप इंग्लिश रख सकते हैं, और फिर आप जीके रख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। नियमित रूप से अभ्यास करें। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि हमने आज मैथ्स पढ़ लिया, अब हमें लगा कि नहीं
मैथ्स को अब 2 दिन बाद पढ़ेंगे, तो नहीं, ऐसी गलती कभी नहीं करना है, ठीक है। अगर आपको मैथ्स में भी कई सारे टॉपिक्स है, जैसे कि ट्रिग्नोमेट्री है, अलजेब्रा है, तो अगर आपको लगता है कि हमने ट्रिग्नोमेट्रिक पढ़ लिया, ट्रिग्नोमेट्री बहुत ईजी है, ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ना है हमें, ये गलती भी बिल्कुल ना करें। सपोज कीजिए कि आपने ट्रिग्नोमेट्री का अभ्यास कर लिया 2 क्वेश्चन, ठीक है, आपको लग रहा है कि आपको अलजेब्रा भी हार्ड है, तो अलजेब्रा के क्या करें, आप 10 से 12 क्वेश्चन आप अलजेब्रा का निकाल लें, ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपने सिर्फ यही 2 क्वेश्चन डेली करने ट्रिग्नोमेट्री के, ट्रिग्नोमेट्री में भी एक रेशियो रखना है कि हमें 10 से 15 क्वेश्चन डेली इनके भी निकालने हैं, ठीक है। तो करना क्या है कि आपको मैथ्स के भी रेगुलरली अभ्यास करने हैं, वैसे ही आपको इंग्लिश में आने हैं। इंग्लिश में भी कई तरह के आते हैं, जैसे पैराजंबल हो गए, पैराग्राफ हो गए, ठीक है, तो एरर स्पॉटिंग है। तो आपको जो भी टॉपिक्स हार्ड लगता है उनके नंबर ऑफ क्वेश्चन आप ज्यादा रखें और बाकियों के कम रखें, चलेगा। लेकिन ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही अवॉइड कर दें, रखने सभी टॉपिक्स के हैं, ताकि आपके पास नियमित रूप से अभ्यास करने का जो क्रम है वो बना रहे, ठीक है बच्चों। चलिए अब आगे देखते हैं। अब सवाल उठता है कि हम जो नियमित अभ्यास करेंगे तो वो क्वेश्चन हम कहां से लाएं, ठीक है। कुछ तो आपने स्टडी किए एनसीईआरटी बुक से, लेकिन इसके अलावा एक और सोर्स है, वो है PYQ यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। जो पिछले साल के सीडीएस क्वेश्चन है, आप जितने ज्यादा से ज्यादा निकाल सकते हैं, मिनिमम तो आप 5 इयर्स के क्वेश्चन जरूर कलेक्ट करें, पिछले साल के, पिछले 5 साल के कम से कम, और अगर ज्यादा से ज्यादा आप करना चाहते हैं तो 10 से 12 साल के भी क्वेश्चन निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इनके आप क्वेश्चंस को निकालें, आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप किसी चैनल से जुड़े हैं तो वो चैनल भी आपको प्रोवाइड करा रही होंगी, बिल्कुल ही। आप क्या कर सकते हैं, इन क्वेश्चंस को पढ़ें और उन क्वेश्चंस को हल करने का कोशिश करें, ठीक है, रेगुलरली यानी कि डेली बेसिस पे। डेली बेसिस पे PYQ का आप अगर प्रैक्टिस करते हैं तो बच्चों 100% श्योर है कि आपको एग्जाम देने का प्रैक्टिस बिल्कुल जो 0% है वो आपका 50% एवव हो जाएगा। जी हाँ बच्चों, आपका जो 0% है वह 50 में चला जाएगा, लेकिन अगर आपने 50% पहले से तैयारी कर रखी है तो 100% 100% बिल्कुल श्योर है। किसके थ्रू, PYQ के थ्रू, ठीक है बच्चों। आगे देखते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट आता है सोशल मीडिया। जी हाँ बच्चों, आज के दौर में ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जो सोशल मीडिया पे एंगेज ना हो। अब सोशल मीडिया क्या है, इसमें कुछ लोग समय बर्बाद करते हैं तो कुछ लोग समय देकर अपना समय बना लेते हैं। लेकिन अभी चूंकि आपके पास सिर्फ 60 डेज हैं सीडीएस की तैयारी के लिए, तो आप सोशल मीडिया के थ्रू अपना समय बनाने का गलती कभी ना करें, क्योंकि आप सीडीएस की तैयारी कर रहे हैं ना कि सोशल मीडिया की, ठीक है बच्चों। तो आपके सोशल मीडिया में, फेसबुक में कितने लाइक्स आए, किसने कमेंट्स किए, इंस्टाग्राम में क्या वायरल चल रहा है, स्नैपचैट में किसने क्या मैसेजेस किए हैं, इन सब चीजों को बिल्कुल ही इग्नोर करें, ठीक है बच्चों। इनमें बिल्कुल भी ध्यान न दें। आप 60 दिन इनसे जितना ज्यादा से ज्यादा डिस्टेंस बनाएंगे, आपके लिए सीडीएस की दूरी उतनी ही कम हो जाएगी, ठीक है बच्चों। सीडीएस के आप उतने ही पास आते चले जाएंगे, आप सोशल मीडिया से जितनी दूरी बनाएंगे, क्योंकि सोशल मीडिया में जो आपके फ्रेंड्स है वो यही रहेंगे, उनके अंदर जो लाइक्स है वो भी यही रहेंगे, लेकिन आपके पास क्या नहीं रहेगा, ये 60 डेज, ये 60 डेज आपके पास दोबारा नहीं आने वाले हैं। इसीलिए बच्चों कोशिश करो कि सोशल मीडिया को अपने मोबाइल ऐप से बैन करो, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ आप YouTube चलाओ उन चैनल्स के लिए जिन्हें आपने सब्सक्राइब कर रखा है, ताकि आप उन चैनल्स के माध्यम से अपनी स्टडी सुचारू रूप से चालू कर सके, ठीक है। आपने जिस किसी भी टीचर को फॉलो कर रखा हो, कोई जरूरी नहीं कि आपने स्टडी विथ गुरुजी को ही फॉलो किया हो, आप किसी भी XYZ कोई भी चैनल हो, कोई भी टीचर्स हो, आप उन्हें फॉलो करें, उनके स्टडी मटेरियल्स को देखें, उनके क्लासेस ज्वाइन करें, ठीक है बच्चों। बाकी अदर जितने भी एप्स हैं, चाहे फेसबुक हो, इंस्टा हो, व्हाट्सएप हो, इन सबको दूरी बना के रखें, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं।
टाइम मैनेजमेंट स्किल। जी हाँ बच्चों, टाइम मैनेजमेंट स्किल ये बहुत ही जरूरी है। ये डिपेंड करता है आप पे कि आप अपने 24 घंटे को किस तरीके से मैनेज करते हैं। ठीक है, कई बच्चे ऐसे होते हैं कि सोचते हैं कि भाई जैसे जैसे एग्जाम करीब आ रहे हैं हम अपनी पढ़ाई की जो दिनचर्या है वो हम बढ़ाते चले जाएंगे। ये गलती कभी ना करें। ठीक है, आप पढ़ने की जो हैबिट है वो आज से ही स्टार्ट करें और वो प्रैक्टिस जो होता है आपका डेली का, उससे एक कंटिन्यूटी बना के रखें। ऐसा ना हो कि आप एग्जाम आने वाले हैं और एग्जाम से 10 दिन पहले आपने 24 घंटे रटना शुरू कर दिया, तो उससे क्या होगा, आपको एक तो कुछ समझ में नहीं आएगा, दूसरा आपके मतलब जो आपका हेल्थ है वो डाउन होना शुरू होगा, क्योंकि आप ना तो ढंग से खा पाएंगे, ना चैन की नींद सो पाएंगे और आपको घबराहट अलग होगी। उससे क्या होगा, आप बीमार पड़ सकते हैं। समझ रहे बच्चों? तो आपको क्या करना है कि आपको कम से कम 12 घंटे की स्टडी प्लान तैयार करें। अपने टाइम मैनेजमेंट स्किल के अंदर 12 घंटे आप स्टडी के लिए निकालें। ठीक है, 12 घंटे के बाद क्या होता है, आपको 24 घंटे होता है, 24 घंटे में 12 घंटे आपने स्टडी निकाला। तो 12 घंटे में भी आपको डिपेंड करता है कि आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। नहीं, आप ऐसा गलती मत करें कि 12 घंटे में आप सिर्फ मैथ्स ही पढ़ रहे हैं, या 12 घंटे में सिर्फ इंग्लिश पढ़ रहे हैं, या 12 घंटे में सिर्फ जीके पढ़ रहे हैं। ऐसा गलती कभी ना करें। आप क्या करें, इन तीनों सब्जेक्ट्स को 4-4 घंटे का वक्त दें। जी हाँ बच्चों, 4 दिया 12, सिंपल। ठीक है बच्चों, बाकी बच्चे 6 घंटे आप लीजिए स्लीप, यानी कि नींद। जी हाँ बच्चों, नींद आपको लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप जितना भी स्टडी करेंगे शरीर के साथ साथ आपका मानसिक थकान भी होगा। तो मानसिक थकान को दूर करने के लिए, अपने दिमाग को आराम देने के लिए आपको कम से कम 6 घंटे की नींद जरूरी है। बाकी बचे 4 घंटे, इनमें क्या है, आप अपनी नित्य क्रिया और खाने पीने में इसको आराम से 4 घंटे निकाल सकते हैं उनमें। ठीक है बच्चों, तो आप 12 से 10 घंटे बिल्कुल भी ना करें। आप कोशिश करें अभी रेगुलर 12 घंटे का टाइम मैनेजमेंट स्किल हम बना कर रखें। इन 12 घंटे में क्या है कि आप अगर प्रैक्टिस करते हैं 60 दिन तक, तो आपके लिए CDS 1 बहुत ही इजी हो जाएगा क्रैक करना। कोई भी आपको ना घबराहट होगी, ना आपको मानसिक तनाव होगा। आपको ऐसा बिल्कुल भी महसूस नहीं होगा कि मुझे कुछ भी नहीं आता या मैंने कोई भी तैयारी नहीं करी है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब सवाल उठता है कि परीक्षा की तैयारी का सबसे अच्छा समय क्या है। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है बच्चों, तो जनरली क्या होता है कि परीक्षा की तैयारी के लिए सुबह का समय सबसे बेस्ट माना जाता है। बड़े बुजुर्ग भी कहते हैं कि सुबह उठो और जो शांत वातावरण है उसमें आपका शांत मन से आप जो भी पढ़ाई करते हैं वो आपको जल्द से जल्द समझ में आता है और याद होता है। ठीक है, लेकिन कुछ बच्चों का होता है आदत, ऐसा नहीं, मैं नहीं कहता है कि सभी बच्चे आप अर्ली मॉर्निंग ही जागो। कुछ बच्चे होते हैं कि लेट नाइट तक भी पढ़ते हैं, लेकिन मेरा ये राय है कि लेट नाइट पढ़ने से अच्छा है कि आप रात में टाइम से सो जाओ और सुबह जल्दी जागने का प्रयास करें। इससे क्या होगा कि सुबह के सुबह आपको शोर शराबा कम मिलेंगे और दिमाग में थकान भी कम महसूस होता है। ठीक है, और सुबह सुबह क्या है कि कोई जरूरी नहीं कि आप सभी को एक ही बार में पढ़ जाए। आप इन्हें क्या करें, 2 या 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा अच्छा होगा आप इसे 2 पार्ट में ही डिवाइड कर दें। एक होगा मॉर्निंग में और एक होगा इवनिंग में। ये 2 पार्ट में आप डिवाइड कर ले अपनी पढ़ाई को, बहुत ही इजी हो जाएगा आपके लिए पढ़ना। ठीक है, चलिए अब टाइम टेबल देख लेते हैं। आप सुबह कोशिश करें सबसे पहले 4:30 में उठने का। जी हाँ बच्चों, 4:30 का आप अलार्म लगाए, 4:30 में आप अपने बिस्तर छोड़ने की तैयारी कर लें। ठीक है, मुझे पता है काफी टफ काम होता है, क्योंकि कई लोगों का क्या आजकल जनरली 80% लोगों की ये आदत हो गई है कि रात यानी कि आधी रात 1 से 2 के बीच में ही लोग मोबाइल चला रहे होते हैं। जी हाँ, ये बिल्कुल ही कड़वी सच्चाई है। मोबाइल चला रहे होते हैं, उनसे क्या होता है कि उनको नींद ना आने की बीमारी होने लगती है। वो बहुत ही लेट सोते हैं, जैसे कि 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, और फिर वो उठते कब है, 9 बजे, 10 बजे। तो आपको ये आदत खत्म करनी है।
ठीक है। अगर आपके अंदर भी ये आदत है तो आप इस आदत को आज से ही खत्म करें और सुबह 4:30 बजे बिस्तर छोड़ने का प्रयास करें। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद आपकी तैयारी शुरू होती है 5 बजे। 4:30 बजे आप उठे, 5 बजे 5 मिनट 10 मिनट आपको लेट हो सकता है, आप नित्य क्रम में जाएं, ब्रश करें, फ्रेश हो और हल्का गुनगुना पानी पिए। उसके बाद आप अपने आप को तरोताजा महसूस करेंगे। फिर आपकी तैयारी शुरू होती है 5 बजे। जी हाँ, 5 बजे से आप अपना स्टडी प्लान शुरू करेंगे पढ़ने का। ये कितने बजे तक करना है मैं अभी आपको बताता हूँ। ये आपको करना है 4 घंटे की तैयारी, ठीक है। 4 घंटे में क्या है, आपको थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया था कि 4 4 और 4, 4 घंटे मैथ, 4 घंटे इंग्लिश और 4 घंटे जीके, यानी कि ये हो गया आपके टोटल 12 घंटे। हो गया टाइम मैनेजमेंट। समझ में आया मेरे प्लान? ठीक है बच्चों, तो 4 घंटे आपको एक सब्जेक्ट में हर हाल में देना ही देना है, ठीक है। आपको ये तीनों सब्जेक्ट में ध्यान देने और तीनों में 4-4 घंटे देने हैं। भले ही आपके लिए कोई सब्जेक्ट इजी हो, इजी का मतलब ये नहीं कि आपने उसमें टाइम बिल्कुल भी ना दे, टाइम सभी में देने हैं, ठीक है। अब 12 घंटे की तो वो तैयारी होगी आपकी फर्स्ट हाफ की। अब सेकेंड हाफ के लिए भी मैंने बात करी थी थोड़ी देर पहले, तो सेकेंड हाफ की जो तैयारी करेंगे वो आप जनरली 8 बजे रात से स्टार्ट कर सकते हैं, और ज्यादा नहीं, सिर्फ 2 घंटे के लिए, ठीक है। मैंने कहा था कि आप अपनी तैयारी को 2 पार्ट में बांट सकते हैं, 1 पार्ट और 2 पार्ट। तो पहला पार्ट तो आपने 12 घंटे का कर लिया सुबह 5 बजे से, ठीक है। और अब दूसरा पार्ट जो स्टार्ट होगा, इसके अंदर क्या है कि इसके अंदर आप सिर्फ रिवीजन करें उन सब चीजों का जो आपको लगता है कि हाँ कुछ एक्स्ट्रा मॉक टेस्ट की तैयारी आप कर रहे हैं किसी भी चैनल के थ्रू, या कुछ आपके पास वन शॉट है, किसी चैनल ने आपको वन शॉट प्रोवाइड करा रखा है, तो वो भी आप तैयारी कर सकते हैं इन 2 घंटे के अंदर। इसके अलावे इन 2 घंटे के अंदर आप न्यूज़पेपर देख लें ताकि आपका करंट अफेयर स्ट्रांग होता रहे, ठीक है बच्चों। चलिए अब आगे देखते हैं। तो वही अभी थोड़ी देर पहले बता रहा था कि जो पार्ट 2 है उसकी अवधि कितनी होनी चाहिए, सिर्फ 2 घंटे, यानी कि 8 से लेकर रात के 10 बजे तक, ठीक है। और 10 बजे के बाद आपको सोना है, यानी कि स्लीप। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पता है अगर आप 10 बजे के बाद टाइम से नहीं सोएंगे तो आप सुबह अर्ली 4 साढ़े 4 बजे तक नहीं उठ पाएंगे। और आपको ये दोनों ही टाइम फॉलो करना है, साथ ही साथ अपने हेल्थ का भी ध्यान रखना है, क्योंकि जितना भी आप स्ट्रेस लेंगे वो आपको हेल्थ में उतना ही नुकसान पहुंचाएगा, और साथ ही साथ आपकी तैयारी भी जीरो हो जाएगी। आपने जो भी तैयारी कर रखी है वो सब का सब बिल्कुल ही बेकार हो जाएगा। तो बच्चों ऐसी गलती बिल्कुल भी ना करना है, या ज्यादा आपको प्रेशर लेना है न ज्यादा आपको स्ट्रेस लेना है, ठीक है बच्चों। अब होता क्या है कि हर चीज को आजमाने की कोशिश कभी ना करें। हर चीज आजमाने का मतलब होता है कि कई बच्चे सोचते हैं कि नहीं, मैं 2 घंटे सो लूंगा, बाकी 22 घंटे पढ़ाई करूंगा, ठीक है। उसके बाद 22 घंटे मैंने सिर्फ मैथ पढ़ लिए और अब अगले दिन 10 घंटे मैंने इंग्लिश पढ़ना है, तो ऐसी गलती कभी ना करें। इससे क्या होगा, ना तो आप मैथ में कंप्लीट कर पाएंगे ना ही इंग्लिश, ठीक है। तो इस तरह की गलती कभी ना करें, ये हो जाती है खिचड़ी, खिचड़ी बनाने की कोशिश कभी ना करें। और दूसरी चीज क्या है कि विषयों को छोड़ना पूरी तरीके से ठीक है। मतलब कहने का अर्थ ये है कि सपोज करो मैथ्स, मैथ्स में आपको कई सारे टॉपिक्स होते हैं, जैसे कि अलजेब्रा है, ट्रिग्नोमेट्रिक है, आपको एलएमसी एचसीएफ है। तो इसमें क्या है कि जो सबसे इजी है उसे आप सबसे ऊपर रखें, और जो सबसे हार्ड है जिसमें आपको लगता है कि काफी टाइम लग रहा है उसे आप फिलहाल छोड़ दें, और उसकी तैयारी लास्ट में करें। जो आपको सेकेंड पार्ट जो मैंने बताया था तैयारी करने का, जो 2 घंटे हैं आपके पास, आप उसमें उन सब चीजों को मिला सकते हैं तैयारी करने के लिए, ठीक है। तो मुख्य प्राथमिकता उन प्रश्नों का प्रयास करना है और उन विषयों का सही उत्तर देना है जिन्हें आप हल कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। आपको लगता है कि हमें इस क्वेश्चन का आंसर 100% पता है, ठीक है। आप जो भी ऑप्शन है जैसे कि ए बी सी डी, आपको पता है कि ऑप्शन ए 100% श्योर हो, तो उसे सबसे पहले हल करने का प्रयास करें। जो आप PYQ
या जो मॉक टेस्ट की आप तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद उन क्वेश्चंस को आप टच करें जो आपके लिए हार्ड है, ठीक है। अब प्रत्येक विषय में सबसे महत्वपूर्ण विषय तय करें। जी हाँ बच्चों, ये अभी आपको थोड़ी देर पहले बता रहे थे कि आपको जो, जैसे कि मैथ्स हो गया, इंग्लिश हो गया और जीके, तो अगर आपको मैथ्स हार्ड लग रहा है तो इसे आप सबसे इंपॉर्टेंट बनाएं। इसका रिवीजन आज से ही तैयारी शुरू कर दें इसके रिवीजन में, और कोशिश करें इसमें पूरी तरीके से महारत हासिल करने का, ठीक है। महारत हासिल करने का मतलब हुआ मिनिमम आपको 60 अंक लाने ही लाने हैं, ठीक है। आप कोशिश करें, जो आपकी तैयारी हो रही है डेली, आप अपने क्वेश्चंस का आंसर चेक करें बाद में, तो आप ये देखें कि क्या हमारी तैयारी 60 से 70 अंक के बीच हो रही है। अगर हो रही है तो इसका मतलब है आपका जो तैयारी है वो सही है, ठीक है। अगर 60 से डाउन है तो आपको ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। किस विषय में? जिस विषय में आपका 60 से नीचे, ठीक है। तो कोशिश करना है कि जो आपका हार्ड है उसमें मिनिमम आपको 60 से 70 रेशियो जरूर लेके आना है, ठीक है। और अगर इससे ऊपर लाते हैं तो आपके लिए सोने पे सुहागा है, फिर तो आपको सीडीएस क्रैक करने से कोई नहीं रोक सकता है, ठीक है बच्चों। इस चीज को हमेशा एक टारगेट फिक्स जरूर करें अपने लिए कि हमें जीके में भी कम से कम 70, इंग्लिश कम से कम 70 और मैथ भी कम से कम 70 तो लाने ही लाने। अब होता क्या है कि कई बच्चों की आदत होती है कि ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी, अब क्वेश्चन का आंसर नहीं पता है तो वो क्या करते हैं, तुक्का लगाना शुरू करते हैं। वो क्या करते हैं कि अनुमान लगाते हैं कि अक्कड़ बक्कड़, इस तरीके से एक होता है ना अनुमान लगाना। तो कई बच्चे होते हैं स्कूल कॉलेजों में तो चल जाता है, पर यह क्या है, आपको कंपटीशन एग्जाम है, मौका यहाँ बार बार नहीं मिलता है, क्योंकि आपने यहाँ दिन रात मेहनत करी और महीनों की मेहनत होती है। तो इसमें आप बिल्कुल श्योर हो जाएं कि आपका आंसर अगर ए सही है तो ही हमें ए पे टिक लगाना है, ठीक है। ये होगा आपका 100% श्योर होने के बाद। अनुमान लगाने की गलती कभी ना करें, यानी कि तुक्का पे कभी ना ये गलती मत करें। तुक्का लगाएं कि ये बी हो सकता है अनुमान लगा के, क्योंकि तुक्का से आपको कोई फायदा नहीं होगा, सिर्फ नुकसान ही नुकसान है, ठीक है। चलिए, तो बच्चों उम्मीद करता हूं ये सेशन आपके लिए काफी लाभदायक होगा, और अगर आपको सीडीएस से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन बॉक्स में जरूर लिखें, ठीक है। और अगर आपको ये सेशन पसंद आया तो इस सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और एक लाइक जरूर करते जाएं, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद,